गुड मॉर्निंग। तो देखो, रिसेंट लेक्चर में हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी के बारे में। तो मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि जैसे कोई भी हमारे पास हेलो अल्केन है, यानी कि कोई भी हमारे पास है क्लोरोबेंजीन है, तो देखो इसकी रिएक्टिविटी कब बढ़ती है, किस तरफ? न्यूक्लियोफाइल की तरफ। न्यूक्लियोफाइल यानी क्या रहता है? नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल रहता है। तो ये जो हेलो अल्केन्स है हमारे पास, उसकी न्यूक्लियोफाइल की तरफ रिएक्टिविटी बढ़ती कब है? जब ये बेंजीन रिंग है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग यानी इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप लगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगता है तो वहाँ पे उस केस में हम ऐसा कहते हैं कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है, इसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। किसकी तरफ? न्यूक्लियोफाइल की तरफ। ऐसा क्यों? रीज़न क्या है इसका? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को खींचता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन को बाहर खींचता है तो यहाँ पे कौन सा चार्ज डेवलप हो रहा है? पूरे सिस्टम पे, पूरे मॉलिक्यूल पे पॉजिटिव चार्ज। अगर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है तो न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक कर पाएगा। लॉजिक यही है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यानी इलेक्ट्रॉन अगर बाहर खींच रहा है तो इस केस में न्यूक्लियोफाइल का अटैक जो है वो ईजिली हो जाता है और जल्दी हो जाता है। इसी को कहते हैं हम कि इसकी रिएक्टिविटी जो है वो बढ़ जाती है। कब? जब कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगता है। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगता है, लेकिन जो हमारे पास क्लोरोबेंजीन है, यहाँ पे क्लोरोबेंजीन है। अब इलेक्ट्रॉन ग्रुप विड्रॉइंग ग्रुप लगाने की 3 पोजीशन है, एक तो ऑर्थो, एक मेटा और एक पैरा। सही, 3 पोजीशन है। मान लो आपके पास क्या है? NO2 ग्रुप है, तो NO2 एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, नाइट्रो। ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने का काम करता है। तो ये जब ऑर्थो पोजीशन पे लगता है, ये जब मेटा पोजीशन पे लगता है और ये पैरा पोजीशन पे लगता है, तीनों में से तीनों पोजीशन पे जब लगता है तो इसके क्या इफेक्ट होते हैं, यानी क्या असर करता है? यानी कि ऐसा नहीं है कि ऑर्थो पोजीशन पे, मेटा और पैरा पे, तीनों पे सेम रिजल्ट देता है, इसका रेट ऑफ रिएक्शन सेम है, ऐसा नहीं है, डिफरेंट रहता है ऑर्थो, मेटा, पैरा पे। तो जब ये जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जो इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला है, उसको हम एक बार ऑर्थो पे लगाएंगे, फिर मेटा पे लगाएंगे, फिर पैरा पे लगाएंगे। सही, और देखेंगे कि उसका इफेक्ट क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन पे। सही, उसके मैकेनिज्म के थ्रू देखेंगे। पहले मैं आपको एक जनरल रिएक्शन इसकी याद दिला दूं। जनरल रिएक्शन जो थी, मान लो यहाँ पे OH ग्रुप है, एक शुरू में हमने एक जनरल रिएक्शन देखी थी। न्यूक्लियोफाइल का अटैक कहाँ पे हो जाता है? यहाँ पे हो जाता है। तो देखो यहाँ से न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो जाता है, ये Cl यहाँ से निकल जाता है। सही है, तो यहाँ पे क्या आ जाता है? यहाँ पे आ जाता है OH और यहाँ पे आ जाता है Cl-। सही, अब देखो ये OH अटैक करने वाला है और Cl निकलने वाला है, इस बीच 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलते हैं? 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में इसका मैकेनिज्म बताया था, मैं उसका एक बार रिवीजन बता रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है अभी का आगे के एग्जाम्पल समझने के लिए। तो ये रिएक्शन देखी थी हमने, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको SNAR भी रिएक्शन कहा जाता है। मैं आपको बताता हूँ SNAR, काफ़ी बार ये नाम आपके पास आएगा क्वेश्चंस में, SNAR रिएक्शन। तो SNAR यानी क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, हम ऐसा कहेंगे एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एरोमेटिक यानी यहाँ पे एरोमेटिक रिंग है। सही, इसको हम अराइल भी कहते हैं। सही है, एरोमेटिक को काफ़ी बार एक नाम और एक आता है अराइल। अराइल यानी एरोमेटिक, सिंपली अराइल एसाइल, इसमें कन्फ्यूजन बहुत बार होता है कि एराइल जो रहता है वो रहता है एरोमेटिक। कोई भी चीज़ एरोमेटिक की कंडीशन सेटिस्फाई करती है। हमने जो 3 कंडीशंस देखी थी कि हकल्स रूल को फॉलो करना चाहिए, उसके बाद प्लेनर होना चाहिए और साइक्लिक होना चाहिए, तो वो 3 कंडीशन सेटिस्फाई करते तो हम उसको कहते हैं कि वो एरोमेटिक है, यानी कि वो अराइल है। अराइल भी कहते हैं, उसका नाम जो है वो एरोमेटिक का एक दूसरा नाम है अराइल। सही, तो हमें SNAR रिएक्शन यानी एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये जो है एरोमेटिक, ये न्यूक्लियोफिलिक और ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो रहा है, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसी को SNAR रिएक्शन कहा जाता है। अब देखो SNAR रिएक्शन में जो हमने एक जनरल रिएक्शन देखी क्लोरोबेंजीन की, उसमें 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। कितने? 3। अब देखो जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स रहेंगे, जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स रहेंगे उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। देखो ये एक चीज़ याद रखनी है। अब इसमें 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, मान लो किसी में 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आते हैं, तो उस केस में उसका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि
इसके जब ये OH अटैक करता है तो इसके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं। तो क्या होता है कि इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो जितना ज़्यादा इसका कार्बेनियन स्टेबल रहता है उतना ज़्यादा न्यूक्लियोफाइल का अटैक जो है वो जल्दी हो जाता है। इसका हमने देखा ना मैकेनिज्म में, फर्स्ट स्टेप में इसका कार्बेनियन बन जाता है, याद है आपको। तो इस तरीके से तो ये चीज़ याद रखनी है आपको कि आपको याद क्या रखना है कि देखो कार्बेनियन यानी मैंने आपको बताया था यहाँ पे अगर बॉन्ड है ये शिफ्ट हो जाता है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तो फर्स्ट स्टेप में इसका कार्बेनियन बन जाता है। तो वो जो कार्बेनियन है वो 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स से स्टेबल हो जाता है। तो जितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं उतनी ही स्टेबिलिटी बढ़ती है कार्बेनियन जो इंटरमीडिएट है उसकी। तो अगर कार्बेनियन की स्टेबिलिटी बढ़ती है तो जितना ज़्यादा कार्बेनियन स्टेबल रहता है उतना ही जल्दी न्यूक्लियोफाइल उसके ऊपर अटैक कर जाता है, सही है। तो जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा, क्योंकि स्टेबिलिटी बढ़ेगी इंटरमीडिएट कार्बेनियन की, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा। तो हम ऐसा कहते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं कार्बेनियन के उसी के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। क्लियर है। अब देखो, अब यहाँ पे 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, अब इससे ज़्यादा भी बढ़ सकते हैं। कब? जब कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑर्थो मेटा पैरा पे लगता है। तो उसके एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूँ। ये बस हमारे लास्ट लेक्चर का रिवीजन है। इसमें सिर्फ एक चीज़ याद रखनी की, इसको SN-AR रिएक्शन कहा जाता है, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब भी समझा मैंने, ये एरोमेटिक है, ये न्यूक्लियोफाइल है और ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो रहे हैं, तो हम इसको कहते हैं एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन लिखते टाइम SN-AR लिखा जाता है। अब देखो, अब मैं आपको क्या करता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा के दिखाता हूँ। मान लो यहाँ पे Cl है और मैंने ऑर्थो पोजीशन पे एक NO2 ग्रुप लगाया प्लस OH माइनस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो देखो अब यहाँ पे कोई फर्क नहीं गिर रहा है। यहाँ पे क्या है, ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। अब यहाँ पे ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन है, उसको हमने न्यूक्लियोफाइल का अटैक किया, OH माइनस न्यूक्लियोफाइल है, इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल का अटैक किया। तो सिंपली कोई चेंज हुआ नहीं है। यहाँ पे Cl माइनस एक लिविंग ग्रुप के तौर पे निकल गया, Cl माइनस लिविंग ग्रुप के तौर पे निकल गया और यहाँ पे जो है यहाँ पे OH लग गया। कोई चेंज नहीं, मेजर चेंज कोई नहीं है। सिंपली ऑर्थो पोजिशन जो है वहाँ पे सिर्फ NO2 दिख रहा है आपको, बाकी कोई चेंज दिख रहा है क्या आपको? नहीं। तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं है, यानी कि सिर्फ Cl रिप्लेस हो गया OH से, जैसे इससे पहले होता था। और सिर्फ यहाँ पे NO2 है, वो NO2 एज इट इज है। इसको हम ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल भी कह सकते हैं, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। अब देखो मैंने क्या किया है, ये जो ऑर्थो पोजिशन पे एक NO2 लगा है, इसका अफेक्ट क्या होता है आप देखेंगे। इसका एक अफेक्ट भी करता है, देखो मैं आपको बताता हूँ। इसका मैकेनिज्म देखेंगे, उसमें स्टेप 1 देखेंगे, स्टेप 1। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, अब नाइट्रो जो रहता है वो रहता है इस तरीके से, N डबल बॉन्ड O, इसके ऊपर माइनस रहता है, इसके ऊपर प्लस रहता है। ये चीज़ याद रखनी है क्या, कि NO2 ग्रुप का अगर हम ओपन करेंगे तो किस तरीके से, N डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, यहाँ पे प्लस आता है, ऑक्सीजन पे माइनस, ये याद रखना है। अब देखो होता क्या है, जब हम करते हैं OH का अटैक, सही है, OH का अटैक करते हैं तो होता क्या है, OH का अटैक करते तो क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो जाते हैं और क्या हो जाता है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है, यहाँ पे पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव पे OH अटैक करता है, सही है। क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ डीलोकलाइज हो जाते हैं, OH यहाँ से यहाँ पे अटैक कर देता है और एक करस्पॉन्डिंग कार्बेनियन बनाता है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आ गया Cl, ये आ गया यहाँ पे OH और यहाँ पे है N डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O माइनस और ये प्लस, फिर ये चीज़ है एज इट इज। देखो कोई चेंज किया क्या, ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं है, सिर्फ हमने क्या किया, ये बॉन्ड को ट्रांसफर किया इस वाले कार्बन पे, तो यहाँ पे आ गया नेगेटिव, यहाँ पे आ गया पॉजिटिव, तो पॉजिटिव के ऊपर ये OH अटैक करता है, तो ये OH आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, अब ये कार्बेनियन है,
कार्बेनियन एक इंटरमीडिएट है, जब रिएक्शन होती है तो उसके बीच में जैसे कार्बोकैटायन बनता है, किसी की भी चीज़ के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है तो हम कार्बोकैटायन कहते हैं। कार्बेनियन किसको कहते हैं? जब इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर्स बनते हैं, किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है तो उसको हम कार्बेनियन कहते हैं। अब ये कार्बेनियन कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से स्टेबल है ये भी तो देखना है। जैसे ये कार्बेनियन है, अब देखो मैं इसके आगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाता हूँ, यहीं पे बना लेते हैं हम इसी के साथ। जैसे इसका ये फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, सेकंड देखते हैं। अब मान लो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे यहाँ ट्रांसफर हो रहे हैं, तो यहाँ पे आता है नेगेटिव, यहाँ पे आता है पॉजिटिव चार्ज। ये क्लियर है? मैं इसकी बीच में के स्टेप नहीं लिखने वाला। देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो गए तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव आ गया। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव फ्रेशली बना है तो इसके बीच में एक बॉन्ड बन जाता है। कैसा? मैं आपको यहाँ पे लिख के समझाता हूँ फिर क्लियर होगा। देखो ये चार्जेस फ्रेशली बने हैं और यहाँ पे आ गए नेगेटिव चार्ज। ये चार्जेस अभी फ्रेशली बने हैं बॉन्ड ट्रांसफर की वजह से, तो यहाँ पे बॉन्ड बन गया, यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे OH है और यहाँ पे Cl है और ये N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, ये माइनस प्लस। सही है? तो ये हमारा कार्बेनियन का पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये हमारे कार्बेनियन का दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो हो गए 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये एक बॉन्ड हमने एज इट इज रखा। अब क्या होगा? देखो ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होगा तो यहाँ पे आएगा नेगेटिव, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव। मैं इसी में लिख रहा हूँ, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होगा, यहाँ पे नेगेटिव होगा, यहाँ पे पॉजिटिव। अब ये 2 चार्जेस फ्रेशली बने पॉजिटिव नेगेटिव, तो इनके बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा। तो इनके बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ पे एक है, यहाँ पे बॉन्ड बन गया। फिर मैं एक लिख लूँ, यहाँ पे ये OH है, ये Cl है, बाकी चीज़ें एज इट इज रखनी है, कोई चेंज नहीं, मेजर चेंज कहीं पे नहीं है। और यहाँ पे O माइनस, ये आ गया प्लस। देखो सिंपली क्या किया हमने, तो यहाँ पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज। देखो नेगेटिव चार्ज कहाँ से कहाँ जा रहा है? यहाँ पे था, फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर हो गया, यहाँ पे आ गया नेगेटिव, और ये पॉजिटिव नेगेटिव नए सिरे से बने हैं तो यहाँ पे बॉन्ड बन गया। तो ये बन गया हमारा थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। थर्ड बन गया, यहाँ तक हो गया क्लियर? आगे देखते हैं। अब यहाँ से एक नई चीज़ निकल के आती है। कैसे? कि यहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। सही है? शिफ्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। सॉरी। तो ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और नाइट्रोजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है? तो यहाँ पे देखो, अब ये पॉजिटिव नेगेटिव फ्रेशली बना है, फ्रेशली बना है, तो यहाँ पे और एक एक्स्ट्रा क्या हो जाएगा? इंटरमीडिएट बन जाएगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा। कैसे? मैं आपको बता दूँ। तो यहाँ पे जो है वो डबल बॉन्ड बन जाएगा N, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड O माइनस, यहाँ पे डबल बॉन्ड O माइनस, और ये प्लस। ये देखो ये प्लस माइनस एज इट इज है, ये प्लस माइनस एज इट इज है। बस क्या हो गया? ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो गया तो यहाँ पे नेगेटिव हो गया, इसके ऊपर पॉजिटिव था तो इन दोनों के बीच में ये डबल बॉन्ड बन गया। अब बाकी चीज़ें एज इट इज रखनी, ये OH और ये Cl। ये क्लियर है यहाँ तक? तो ये बन गया हमारा फोर्थ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब मैंने अब भी बताया आपको कि पीछे सिर्फ अगर क्लोरोबेंजीन है तो उसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते थे? 3, लेकिन यहाँ पे कितने बन रहे? 4। तो ये 4 नंबर का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वह एक्स्ट्रा है। 4 नंबर का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर है, यानी कि जो कार्बोकैटायन है, ये जो नेगेटिवली चार्ज कार्बोकैटायन रहता है वो टोटल 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से स्टेबल रहता है। ये 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से। सही है? तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पर मैं कंक्लूजन नीचे लिख लेता हूँ। यहाँ पे देखो 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मैंने यहाँ पे बताए। अब देखो जब OH अटैक करता है तो एक कार्बेनियन बनता है, कार्बेनियन बन गया। कार्बेनियन अब 1 2 ये 3 और ये 4 और ये 4, तो कार्बेनियन टोटल 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से स्टेबल है। और चौथा नंबर का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये एक्स्ट्रा वाला स्ट्रक्चर है। क्लियर है? अब देखो आगे देखते हैं। अब ये फोर्थ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे इससे आगे क्या होगा? अब इसके आगे क्या होगा कि लिविंग ग्रुप निकल जाएगा। अब इसके आगे का जो स्ट्रक्चर है वो कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, बस इसके आगे का एक स्ट्रक्चर होगा। सही? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहीं पे खत्म हो जाते हैं। टोटल 4
रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से। तो देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स 4 है तो इसकी स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। पीछे जब हम क्लोरोबेंजीन लिया था वहाँ पे 3 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स थे, तो उससे ज़्यादा यहाँ पे इसकी स्टेबिलिटी आ जाती है। सही है, मैं कंपैरिजन भी आगे आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभी फिर से ये O माइनस यहाँ पे चला जाएगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। अब ये बॉन्ड यहाँ से टूट के यहाँ पे चला जाएगा, तो क्या आने वाला है, देखो ये बॉन्ड टूट रहे हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव आ जाएगा। सही है, पॉजिटिव नेगेटिव आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट हो जाते हैं। सही है, तो देखो मैं आपको यहाँ पे करके बताता हूँ। इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव, ये N, ये डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, ये नेगेटिव, ये OH और ये Cl। अब देखो कोई चेंज नहीं है मेजर, वापस जा रहे हैं हम, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो बन गए। अब क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन वापस डोनेट हो जाएंगे, डबल बॉन्ड आ गया। अब ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा इस कार्बन पे, तो यहाँ पे नेगेटिव आ गए, तो यहाँ पे नेगेटिव आ गए। अब इसके आगे अब क्या हो जाएगा, Cl निकल जाएगा लिविंग ग्रुप के तौर पे, तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव। Cl निकल गया तो पॉजिटिव आ जाएगा, तो इन दोनों के बीच में क्या हो जाता है, बॉन्ड बन जाता है। क्लियर है, तो इसके आगे की डायरेक्ट स्टेप है, हम ऐसा लिख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने एक बॉन्ड बनाया, इन चार्जेस को हटा दिया, और अच्छा ठीक है चलो कोई नहीं, यहाँ पे पॉजिटिव नहीं, यहाँ पे नेगेटिव बनाओ, ये बॉन्ड मत बनाओ, आगे के स्टेप में बनाएंगे इसको। चलो मैं इसको हाँ, अब देखो इसके आगे के स्टेप क्या होंगे, यहाँ पे हम निकालेंगे Cl को, तो इन दोनों के बीच में अभी बॉन्ड बन जाएगा इस तरीके से। अब यहाँ पे है N, ये डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O माइनस प्लस, और ये आ जाएगा सिर्फ OH, और यहाँ पे Cl माइनस निकल जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पे देखो OH आ गया हमारा, OH आ गया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया। अब यहाँ पे नेगेटिव है, Cl निकलने के बाद यहाँ पे आता है पॉजिटिव, और इन दोनों के बीच में हमने बनाया बॉन्ड, और Cl माइनस निकल गया। तो इस तरीके से हमें प्रोडक्ट मिलता है, और Cl जो है वो लिविंग ग्रुप के तौर पे निकल जाता है। इसमें एक ही चीज़ याद रखनी है कि जब ये नाइट्रो ग्रुप है, ये ऑर्थो पोजीशन पे लगता है, तो इसका जो कार्बेनियन बन रहा है उसके 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। सही है, ये चीज़ याद रखो सर। अब आगे देखते हैं। अब अगर मैं ऐसा कहता हूं कि जो ऐसा है, यहाँ पे Cl है, अब मैंने अगर NO2 मेटा पे लगाया, ऑर्थो मेटा पैरा पे लगाया, पैरा पोजीशन पे NO2 लगाया, और इसको रिएक्ट किया OH माइनस के साथ, तो यहाँ पे भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। सेम वैसे ही रिएक्शन है, कोई चेंज नहीं आता है, कोई चेंज नहीं। यहाँ पे Cl, यहाँ पे NO2 आ गया, और यहाँ पे Cl माइनस लिविंग ग्रुप के तौर पे निकल गया, ये OH आ गया। सही, कोई चेंज नहीं है मेजर कि OH यहाँ पे चला जाता है, Cl को रिप्लेस कर लेता है, और यहाँ पे NO2 जो है वो एज इट इज रहता है। लेकिन ये भी 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स से स्टेबिलाइज होता है, इसका भी कार्बन है। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे इसका मैकेनिज्म देखेंगे, तो इसका स्टेप 1 देखेंगे, स्टेप 1। तो देखो ये क्लोरोबेंजीन जो रहता है, ये क्लोरोबेंजीन है। अब इसको OH माइनस का अटैक करना है, यहाँ पे NO2 है, तो ये OH माइनस यहाँ पे अटैक करता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होते हैं, यहाँ पे नेगेटिव बनता है, यहाँ पे पॉजिटिव बनता है। क्लियर है, अब देखो ये क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा OH, यहाँ पे Cl, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, और ये इस तरीके से यहाँ पे NO2 बन जाएगा। क्लियर है, अब ये जो है ये कार्बेनियन है, ये कार्बेनियन है। मैंने आपको बताया कि पहले कार्बेनियन बन जाता है। अब ये कार्बेनियन कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से स्टेबलाइज है, सवाल यही आता है। यानी कि कार्बेनियन तो आपने बना लिया, अब ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना। देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किस तरीके से बनते हैं वो तो हमने अभी देखा है। ये देखो ClOH एज इट इज रखा हमने। अब क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो जाते हैं, यहाँ पे नेगेटिव आता है, यहाँ पे पॉजिटिव, इन दोनों के बीच में फ्रेशली चार्जेस बने हैं, तो यहाँ पे बॉन्ड बन गए। अब मैं यहाँ पे NO2 को थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। N डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O माइनस प्लस, ये NO2 इस तरीके से रहता है, NO2 इस तरीके से रहता है। अब देखते हैं, अब क्या है कि यहाँ पे ये बॉन्ड है, अब यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज, ये देखो ये नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये सेकंड, ये फर्स्ट कार्बेनियन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये सेकंड
रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है कार्बेनियन का। आगे देखते हैं। अब देखो थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा रहेगा मैं आपको बता रहा हूँ। अब क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होते हैं, तो यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव होता है। अब ये चार्जेस फ्रेशली बने हैं तो इनके बीच में क्या हो जाता है, ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर जनरेट हो जाता है। तो यहाँ पे O माइनस और यहाँ पे O माइनस प्लस। सही है, ये प्लस माइनस डबल बॉन्ड बनाते हैं, ये प्लस तो ऑलरेडी है ना, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी है, और यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज। यही चेंज है, ऊपर कोई चेंज नहीं है। यहाँ पे ClOH एज इट इज है। अब क्या होता है देखो, अब ये जो स्ट्रक्चर है वो एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर है, तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं, ये जो थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ये वाला स्ट्रक्चर एक्स्ट्रा है, क्योंकि देखो रेजोनेंस इसके बीच में होता था, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि NO2 के बीच में जा रहा है, यानी यहाँ से जाके यहाँ पे जा रहा है फिर वापस जा रहा है। तो ये जो रेजोनेंस है ये एक्स्ट्रा वाला रेजोनेंस है। सही, तो ये बिल्कुल फ्रेशली एक्स्ट्रा रेजोनेंस हमें यहाँ पे दिखाई देने वाला है। आगे देखते हैं। अब देखो, अब इसके आगे के स्टेप देखेंगे हम। Cl, ये OH। हाँ, अब क्या होगा, ये चार्ज यहाँ से यहाँ चला जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव, और यहाँ पे आ जाएगा, ये देखो यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव बन गया, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होंगे, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ। सही, ये इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में चले जाएंगे। अब ये पाई इलेक्ट्रॉन्स डिलोकलाइज होकर इस कार्बन पे चले जाते हैं, तो यहाँ पे बनता है नेगेटिव चार्ज बनता है, और यहाँ पे आता है पॉजिटिव। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आने के कारण, रुको देखो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि पहले ये बॉन्ड ट्रांसफर होता है यहाँ से यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव आ गया। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बन जाता है। देखो मैं एक स्टेप बताता हूँ, ये बॉन्ड टूट गया, यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज। सॉरी, ऐसा नहीं कर सकते हम, इसको यहीं पे समझना पड़ेगा। नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है बॉन्ड टूटने के कारण, तो इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन गया। क्लियर है। अब क्या होता है, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ टूट जाता है, तो यहाँ पे आ जाता है नेगेटिव, ये नेगेटिव आ गया, और यहाँ पे पॉजिटिव। अब इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन जाता है, ये पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में एक बॉन्ड बन गया, और ये पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में एक बॉन्ड बन गया, ये डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O माइनस प्लस। क्लियर है। अब देखो इस तरीके से हमें जो है वो फोर्थ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल जाता है। क्लियर है। कार्बेनियन के ये 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो गए। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पे भी पैरानाइट्रोफिनॉल में भी, पैरानाइट्रोक्लोरोबेंजीन में भी, यहाँ पे भी 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब मैंने आपको बताया जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रहते हैं उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी रहती है कार्बेनियन की, जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी रहती है उतना ही न्यूक्लियोफाइल का अटैक इजीली होता है, फास्ट होता है, हम ऐसे कहते हैं। अब इसके आगे देखते हैं रिमूवल ऑफ, ये कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, अब हमें Cl को रिमूव करना है सिर्फ। अब देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ से Cl निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा कि इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, तो इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन जाता है। तो यहाँ पे हम इस तरीके से ये बॉन्ड बनाते हैं। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ NO2, और यहाँ पे आ जाएगा OH प्लस ये Cl माइनस निकल जाएगा। तो ये जब Cl निकल जाता है लिविंग ग्रुप के तौर पे, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बना के जाता है, तो इन दोनों के बीच में ये बॉन्ड बन गया। तो इस तरीके से हमें प्रोडक्ट मिल जाता है पैरानाइट्रोफिनॉल। तो इस केस में भी 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलते हैं। हमने देखा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे हमें 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल रहे हैं कार्बेनियन के। अब देखते हैं मेटा के बारे में। यहाँ पे भी 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, यहाँ पे भी 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। अब मेटा पे कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिलते हैं ये देखना है। क्लियर है। अब देखो मैं मेटा का भी मैकेनिज्म आपको बताता हूँ। मान लो आपके पास है क्लोरोबेंजीन, फिर से वही लेना है, हमें कुछ नया नहीं लेना। यहाँ पे OH माइनस का अटैक करना है, तो OH माइनस सबको पता है कहाँ पे अटैक करता है। सही है। तो यहाँ पे OH ऐसा नहीं है, हाँ यहाँ पे आ जाता है OH, ये बॉन्ड मैंने दिखाया आपको एज इट इज Cl माइनस, और यहाँ पे NO2। हाँ अब देखो OH एक न्यूक्लियोफाइल है। अब ये मेटा नाइट्रोफिनॉल है, मैं यहाँ पे लिख लूँ मेटा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, सॉरी क्लोरोबेंजीन। तो मेटा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन है, तो इसको न्यूक्लियोफाइल का रिप्लेसमेंट हो जाता है, यहाँ पे सब्सटीट्यूट हो जाता है। तो आपको क्या मिलता है, मेटा नाइट्रोफिनॉल। तो ये तो हो गया प्रोडक्ट।
ये हो गया प्रोडक्ट, और Cl जो है वो लिविंग ग्रुप के तौर पे निकल जाता है। आगे देखते हैं, इसका मैकेनिज्म भी समझते हैं। तो देखो मैं इसका मैकेनिज्म समझाता हूँ आपको। जैसे कि हमारे पास ये है, ये NO2 है, अब यहाँ पे क्या है, Cl है, इसको OH माइनस का अटैक करना है, तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये OH जो है वो यहाँ पे अटैक करेगा और क्या देगा, देखो प्रोडक्ट क्या देगा, यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव, ये आ जाएगा OH, ये Cl, इस तरीके से यहाँ पे आ गया NO2। क्लियर है। अब ये क्या है, हमारा कार्बेनियन है, ये क्या है, कार्बेनियन है। देखो OH का यहाँ पे अटैक हो गया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बन गया, तो इसको हम कहते हैं कार्बेनियन, ये एक इंटरमीडिएट है। अब देखते हैं इसके रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स कितने बनते हैं, यानी कि ये कार्बेनियन कितने रेजोनेटिव स्ट्रक्चर से स्टेबलाइज है। जैसे कि ये फर्स्ट रेजोनेटिव स्ट्रक्चर हो गया, अब इसका सेकंड रेजोनेटिव स्ट्रक्चर मैं आपको निकाल के बताता हूँ। अब देखो यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, तो यहाँ पे आता है नेगेटिव, यहाँ पे आता है पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव फ्रेशली बने, तो इनके बीच में नेगेटिव चार्ज आ गया, बॉन्ड बन गया। अब बाकी चीज़ें एज इट इज़ रखो, Cl OH और ये डबल बॉन्ड और ये NO2। क्लियर है। अब देखो NO2 को मैं अगर लिखूँ ऐसा कि ये N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O माइनस प्लस। अब यहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि जैसे कि ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो गया, सही है, यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, सही है, तो यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड बन रहा है, ऐसा कहीं नहीं, कुछ नहीं होता है। यानी कि ये जो रेजोनेंस है ये पूरा पूरा बेंजीन रिंग के अंदर ही होता है, वो NO2 में जाता ही नहीं है, सही है। मेटा पोजिशन पे रेजोनेंस NO2 के पास जाता नहीं है। अब क्या होगा, देखो सिंपली ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होगा, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, यहाँ पे आएगा नेगेटिव, सिंपली इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, कोई ज़्यादा दिक्कत वाला काम नहीं, मैं आपको समझाता हूँ। अब देखो इन दोनों के बीच में ये बॉन्ड बन गया, ये मैंने बना लिया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे मैंने N डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड O, इसको छुआ भी नहीं है, ये Cl और ये OH, ये बन जाता है थर्ड रेजोनेटिव स्ट्रक्चर। देखो इसमें चेंज क्या है, जब मेटा पोजीशन पे NO2 ग्रुप लगता है मेटा पोजीशन पे, तो क्या होता है, जो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स बनते हैं यहाँ से नेगेटिव चार्ज जो है वो इसके बीच में नहीं जाता है, यानी कि जो डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन है वो अंदर के अंदर हो रहे हैं, या ऐसे बाहर नहीं जा रहे हैं। यहाँ से NO2 का कोई रोल ही नहीं है, मेटा पोजीशन पे NO2 लगता है तो उसका कोई रोल ही नहीं होता है, सही है। इलेक्ट्रॉन बस इसी के अंदर डीलोकलाइज हो रहे हैं। तो कितने रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स बनेंगे, तीन ही रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स बनेंगे। तो अब क्या होता है यहाँ पे देखो, तो मैं यहाँ पे लिख लूँ कि हमारे पास कितने रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स है, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ कार्बेनियन भी कह सकते हैं आप, कार्बेनियन। तो ये जो कार्बेनियन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है यहाँ पे 3 ही बनते हैं, इससे पहले 4 बन रहे थे, ऑर्थो और पैरा पे, मेटा पे 3 ही बन रहे। क्लियर है। अब क्या होगा, देखो ये NO2 का कोई रोल ही नहीं है, NO2 बस है, खड़ा हुआ है। अब ये Cl निकल जाएगा लिविंग ग्रुप के तौर पे, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव और इनके बीच में बन जाएगा बॉन्ड, इनके बीच में बन जाएगा बॉन्ड, और ये NO2 हमने एज इट इज है, कोई रोल नहीं है इसका, यहाँ पे आ गया OH और ये Cl निकल जाएगा लिविंग ग्रुप के तौर पे। यानी कि मेटा पोजीशन पे अगर NO2 है, मेटा पोजीशन पे NO2 है तो आपको कितने 3 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स मिलते हैं कार्बेनियन के। मेटा पोजीशन पे NO2 है तो 3 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, ऑर्थो और पैरा पे है तो 4 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, किसके, कार्बेनियन के। मैकेनिज्म के थ्रू समझा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर काफ़ी घुमा फिरा के क्वेश्चन आते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा, यानी असाइनमेंट में आ जाएंगे वो भी। तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसका पूरा मैकेनिज्म समझना, तीनों का, तीनों पोजीशंस जो अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन में, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। अब यहाँ पे देखो ऑर्थो पोजीशन पे 4 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, मेटा पोजीशन पे NO2 लगाए तो 4 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, लेकिन पैरा पे लगाए तो 4 मिलते हैं, लेकिन मेटा पे हमने अभी देखा कि 3 ही रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। तो देखो कार्बेनियन के जितने ज़्यादा रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स रहते हैं उतना ही ज़्यादा कार्बेनियन की स्टेबिलिटी रहती है। जितनी ज़्यादा कार्बेनियन की स्टेबिलिटी रहती है उतना ही इजीली न्यूक्लियोफाइल वहाँ पे अटैक कर पाता है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल वहाँ पे अटैक कर पाता है। तो इस तरीके से हमें ये चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पे 4 रेजोनेटिव, उसका रीज़न भी पूछा जाता है, तो यहाँ पे 4 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनते हैं कार्बेनियन के, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3, सही है। तो देखो अब मैं आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी के बारे में देखते हैं।
ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी के बारे में बात करेंगे हम अभी। तो देखो सबसे कम लीस्ट रिएक्टिव रहता है क्लोरोबेंजीन, उसके बाद रिएक्टिव रहता है ऑर्थोनाइट्रो यानी सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। अब एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन को निकालता है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टूवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल हम ऐसा कह सकते हैं, टूवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल। सही है। तो कोई यहाँ पे ग्रुप लगता है तो इस केस में इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। मान लो ऐसी कोई कंडीशन है, ये Cl है यहाँ पे, अब ऑर्थो पे भी NO2 है और पैरा पे भी NO2 है। हमने देखा कि ऑर्थो और पैरा पे 4-4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। अगर ऐसी कंडीशन है सिर्फ ऑर्थो पे NO2 है और ऐसा कुछ है कि ऑर्थो और पैरा पे 2 NO2 है, तो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा रहती है, क्योंकि इसके ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। बनाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अभी हम समझ सकते हैं कि देखो यहाँ पे और ये 2 पोजीशन पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो एक एक्स्ट्रा बनता है, एक एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है। क्लियर है। तो इसी तरीके से यहाँ पे अगर आप देखोगे कि सिर्फ ऑर्थो पे अगर NO2 लगाया और ऑर्थो पैरा पे दोनों पे भी NO2 लगाया, तो यहाँ पे ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनने वाले हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से तो आता है, फिर यहाँ पे चला जाता है, फिर वापस आके यहाँ पे चला जाता है, फिर यहाँ पे आता है। डीलोकलाइजेशन समझा आपको अभी, पाथ समझ गया, पाथ। सही है। अब देखो अगर हाँ, तो ये कंडीशन हो गई। अब और एक कंडीशन, अगर मान लो ऐसा किया हमने कि मैंने NO2 दोनों ऑर्थो पोजीशन पे लगाया और पैरा पोजीशन पे लगाया, तो ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव रहता है। क्योंकि देखो ऑर्थो समझने का पर्पस क्या है कि मेटा पे जो है वो रिएक्टिविटी की ज़्यादा अफेक्ट नहीं करती। मेटा पोजीशन पे कोई रिएक्टिविटी का अफेक्ट नहीं है। मेटा पोजीशन पे कोई रेजोनेटिंग नया स्ट्रक्चर बन नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ज़्यादा बनते हैं। अब देखो ऑर्थो और पैरा पे ज़्यादा बनते हैं, तो मान लो दोनों ऑर्थो पे और पैरा पे मैंने NO2 लगाया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। फिर अगर हमने सिर्फ ऑर्थो और पैरा पे लगाया तो उससे कम, सिर्फ पैरा पे लगाया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो और कम। अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ही लगाया ही नहीं तो उसकी रिएक्टिविटी सबसे कम है, क्योंकि इसमें 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, इसमें 4, इसमें 5, इसमें 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बढ़ते जाते हैं कार्बेनियन के। क्लियर है। तो यहाँ पे ये पार्ट कंप्लीट हो जाता है, जो रिएक्शन वाला पार्ट था हमारा, उसके सारे हमने मैकेनिज्म देख लिए। सही है। आगे देखते हैं। अब एक क्वेश्चन बनता है कि क्या क्वेश्चन है, द डायपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन इज लोअर देन दैट ऑफ साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड, एक्सप्लेन। अब देखो क्लोरोबेंजीन क्या रहता है मैं आपको बता दूं, ये रहता है क्लोरोबेंजीन। अब इसका अगर रेजोनेंस हाइब्रिड में निकालो, सबको पता है कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ डीलोकलाइज हो जाता है, फिर यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव, फिर ये यहाँ से यहाँ डीलोकलाइज हो जाता है, फिर यहाँ से यहाँ। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो घूमते घूमते क्या हो जाता है कि सॉरी यहाँ से शुरुआत होती है ना, तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ पे डोनेट होता है, क्लोरीन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट होता है, फिर यहाँ से यहाँ जाता है, फिर यहाँ से यहाँ जाता है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ पे जाता है, फिर वापस चलते रहता है। अब देखो इसका पाथ कैसा है, ये देखो यहाँ से शुरू होता है, यहाँ घूमता है, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से घूमता है ऐसे। तो इसमें क्या हो जाता है, मैं आपको डायरेक्टली रेजोनेंस हाइब्रिड बताता हूँ, ज़्यादा चीज़ें घुमा फिरा के नहीं बताऊँगा। इलेक्ट्रॉन एक बीच में घूमता है इस तरीके से, और क्या होता है कि यहाँ पे भी घूमता है, यानी कि ये क्लोरीन और इस कार्बन के बीच में भी घूमता है। ये हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लास्ट लेक्चर में देखा है, इसलिए मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड ये होगा हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड। अब रेजोनेंस हाइब्रिड में क्या होता है कि जो क्लोरोबेंजीन रहता है, यहाँ पे एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर जनरेट होता है। ये चीज़ सबको पता है, क्या होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। अब देखो अगर आपने लिखा साइक्लोहेक्सिल, ये देखो साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड, साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड यानी इस तरीके से रहता है। अब देखो यहाँ पे क्या रहता है, ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे क्या रहता है, ये सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। सही। अब इनके बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हम इकट्ठा करेंगे। मैं आपको बताता हूँ क्या बेसिक इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने। अब देखो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो इसके प्रॉपर्टीज देखो। अब देखो
ये जो कार्बन रहता है वो sp3 हाइब्रिडाइज रहता है, सही है। और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या रहती है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम रहती है और इसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा रहती है। देखो मैं आपको एक हाइड्रोकार्बन जो चैप्टर पढ़ा था हमने, इसके प्रॉपर्टीज बताता हूँ। कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज रहता है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम रहती है और बॉन्ड लेंथ ज़्यादा रहती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंपैरिजन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 रहता है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा रहती है और इसकी बॉन्ड लेंथ कम रहती है। ये चीज़ सबको पता है, ये कॉमन पॉइंट्स है। देखो इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। इलेक्ट्रॉन को खींचने की एबिलिटी अपने तरफ, उसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। ये क्लियर है। अब देखो क्या होगा, डायपोल मोमेंट यानी म्यू है, इसको हम क्या कहते हैं, ये डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट किन फैक्टर्स पे डिपेंड है, म्यू इज इक्वल टू E इंटू डी, सही है। E यानी क्या है, चार्ज ऑन एटम। D क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू एटम। अब देखो डायपोल मोमेंट जो रहता है म्यू, डायपोल यानी क्या है, जो इलेक्ट्रॉन किस तरफ ट्रांसफर हो रहे हैं, जो दो उसको हम डायपोल मोमेंट कहते हैं। दो एटम्स हैं, उनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है, उनका जो मूवमेंट है उसी को हम डायपोल मूवमेंट कहते हैं। उसकी वजह से चार्जेस बनते हैं, तो डायपोल दो पोल्स बनते हैं। और वो क्यों बनते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है। तो ओवरऑल वही है कि जो दो एटम्स के बीच में जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, उनका जो मूवमेंट है उसी को हम डायपोल मूवमेंट कहते हैं। उसी को, उनके मूवमेंट को कैलकुलेट करना, उसी को डायपोल मूवमेंट कहते हैं। लेकिन हम ऐसा भी समझते हैं कि डायपोल यानी इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से चार्जेस कम ज़्यादा हो जाते हैं, तो डायपोल्स दो पोल्स बन जाते हैं, कहीं पे पॉजिटिव कहीं पे नेगेटिव बढ़ जाता है मूवमेंट किसका, इलेक्ट्रॉन का, इस तरीके से। तो डायपोल मूवमेंट है E इंटू डी। ई यानी चार्ज ऑन एटम, डी यानी डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स। तो डायपोल मूवमेंट किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड है, एक तो चार्ज के ऊपर डिपेंड है और डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड है। ये क्लियर है। और बाकी हमने ये थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लिया, इसका काम है, हर चीज़ का काम है। देखो मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। अब देखो इतनी चीज़ें तो आपने समझ ली, अब इसकी क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि इसका डायपोल मूवमेंट जो है वो कम है, इसका डायपोल मूवमेंट ज़्यादा है, यानी इसका म्यू कम है, इसका म्यू ज़्यादा है। क्यों? अब म्यू तो डिपेंड रहता है, म्यू डिपेंड रहता है E इंटू डी पे, E प्लस डी पे। E प्लस है कि, एक मिनट, E इंटू डी, E इंटू डी पे, बराबर। हमने शायद से यहाँ पे क्या लिखा है, हाँ E इंटू डी लिखा है, E इंटू डी पे ही रहता है। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे म्यू जो है वो कम है, यहाँ पे म्यू ज़्यादा है, ऐसा क्यों? अब इन दोनों के बीच में देखो डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, डबल बॉन्ड। तो देखो यहाँ पे E और D पे डिपेंड है। अब देखो यहाँ पे D के बारे में बात करते हैं। डबल बॉन्ड है तो इसका डिस्टेंस कम हो गया, डबल बॉन्ड है डिस्टेंस कम हो गया, और इसका डबल बॉन्ड है तो इसका डिस्टेंस ज़्यादा हो गया। सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड यहाँ पे जो देखो ये सिंगल बॉन्ड है क्लोरीन और कार्बन के बीच में, तो सिंगल बॉन्ड का डिस्टेंस ज़्यादा रहता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड का डिस्टेंस कम रहता है। दूसरी चीज़ चार्ज ऑन एटम, यानी कि हम अगर E के बारे में बात करते हैं, E के बारे में, अब देखो ये कार्बन क्या है, इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, मैंने आपको यही पे बताया था, यहाँ पे बताया था। C से डबल बॉन्ड है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा रहती है। अब देखो इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो वो इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन की तरफ जाने देगा कि नहीं देगा। अगर किसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन को धीरे से रिलीज करता है। इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, sp2 हाइब्रिडाइज है, तो ये क्या करता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को धीरे से रिलीज करता है, ज़्यादा रिलीज नहीं करता है। सही। तो इसके ऊपर जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज बनता है, उसका मैग्नीट्यूड कम हो जाता है, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, क्लोरीन तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ही, कार्बन से ज़्यादा है, लेकिन कार्बन की भी अच्छी खासी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को दूर जाने नहीं देता है, रिलीज नहीं करने देता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन की तरफ ज़्यादा अमाउंट में नहीं जाते हैं, तो वो क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड कम हो जाता है। वही बात इसके बारे में करते हैं, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कम है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके नहीं रखता, तो ये एकदम से यहाँ से ये एकदम से इलेक्ट्रॉन जो है वो आगे चले जाते हैं।
यानी कि यहाँ पे अगर मैं ऐसा बता दूँ, यहाँ पे ऐसा मैं शो करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता है, तो यहाँ पे 2 बार में मैंने म्यू माइनस यानी पार्शियल नेगेटिव चार्ज बनाया। मैंने यहाँ पे एक ही बार बनाया, यहाँ पे 2 बार बनाया। मतलब क्या है कि ये जो कार्बन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, तो वो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा रिलीज होने नहीं देता है, तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ज़्यादा प्रेफर करते नहीं है जाना, तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज बनता है, कम बनता है, यानी कि यहाँ पे चार्ज जो है वो कम बनता है। सही है। अब यहाँ पे जो है वो इलेक्ट्रॉन, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो ये क्या करता है, एकदम इजीली जाने देता है, तो यहाँ पे पार्शियल ये नेगेटिव चार्ज जो है वो बढ़ जाता है उसका मैग्नीट्यूड, यानी कि यहाँ पे ई जो है वो बढ़ जाता है। क्लियर है। अब मैंने आपको बताया कि यहाँ पे म्यू कम है, म्यू कम है, इसका रीज़न क्या है कि यहाँ पे डी कम है, ई कम है। यहाँ पे म्यू ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे ई ज़्यादा है, डी ज़्यादा है। सही है, क्योंकि ई डी के ऊपर ही डिपेंड है ना म्यू। अगर देखो डी ज़्यादा है, ई ज़्यादा है तो म्यू भी ज़्यादा है, यहाँ पे डी कम है, ई कम है तो म्यू भी कम है, इसलिए यहाँ पे डायपोल मूवमेंट कम होता है, यहाँ पे डायपोल मूवमेंट ज़्यादा होता है। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन था। अब बाकी और भी क्वेश्चन है तो वो हम अगले लेक्चर में करते हैं। थैंक यू।